Good morning to all of you. Welcome again your chemistry class. Let's continue chapter number 3, classification of elements and property in periodicity. Periodicity in properties. In previous lecture we discussed about atomic size और आयनिक रेडियस या अटोमिक रेडियस, और आज हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, और वो भी कौन सी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आज हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन इंथैल्पी को शॉर्ट में हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब सबसे पहले तो ये जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ये होती क्या है, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई एटम हो, ये हमारे पास कोई एटम, और उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे और ये उसके इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होते हैं। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बोलें कि भाई यहाँ से निकल के बाहर चला जा, तो ये अपने आप बाहर नहीं जाएगा, बोलेगा कि मैं अपने आप नहीं जाऊंगा, मेरा अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियस के साथ मैं बॉन्डेड हूँ। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप आउट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स राइट। जो एनर्जी आप यहाँ से देंगे, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज नॉन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। रिक्वायर्ड जो एनर्जी है बेटा, इट इज़ डायरेक्टली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अट्रैक्शन फोर्स। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अट्रैक्शन फोर्स अगर कम है तो ऑब्वियसली आपको कम एनर्जी रिलीज करनी या कम एनर्जी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो उस कंडीशन में आई कम हो जाएगी। दैट्स राइट। अब आई का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है? प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है कि आपको किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट आपके पास में है, उस एलिमेंट का आपको कोई भी एक एटम लेना है, अकेला एटम, ठीक है। और वो अकेला जो एटम होता है वो हमेशा गैसेस स्टेट में होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अकेला एटम ही क्यों लिया जाए सर, बहुत सारे एटम यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो बेटा अकेला एटम आपको इसलिए लेना है क्योंकि अगर यहाँ बहुत सारे एटम्स होंगे तो उनमें क्या होगा कि इस एटम का ये न्यूक्लियस है, इस एटम का इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा अगर एटम भी वहाँ पर है उसका न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर होंगे। तो देखिएगा ये न्यूक्लियस है, इसका भी इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। और एटम अगर इसके क्लोज में कोई प्रेजेंट है नियर नेबरिंग में, तो उसका भी उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर अनदर एटम का कोई अट्रैक्शन फोर्स ना लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, एक आइसोलेटेड एटम को लेते हैं, अकेला एटम लेते हैं। दैट्स राइट। और अकेला जो एटम होता है ये हमेशा कैसा होता है, गैसेस स्टेट में होगा, क्योंकि अकेले एटम के पार्टिकल एक ही है तो गैसेस स्टेट होगी ऑब्वियसली, तो उसका इलेक्ट्रॉन है। तो अकेला आइसोलेटेड गैसेस एटम लेना है, और उसमें से आपको क्या करना है, जो उसका सबसे लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे आउटर जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट के अंदर उसका वो जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन, सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को आपको रिलीज कराना है। इलेक्ट्रॉन तो उसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो कि सबसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर होगा, जिस पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम लगेगा, जो कि बहुत लूजली बॉन्डेड होगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए जो एनर्जी आपको यहाँ से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज नॉन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट्स राइट। चलिएगा अब एक बार इसका डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन देखिएगा क्या है, इट इज़ द एनर्जी required to remove, that is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. That's right. The first ionization enthalpy of an element, जिसको कि हमने m से लिखा है, is the enthalpy change for reaction. फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि ये जो एक रिएक्शन आपने यहाँ पर लिखी है, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसको ही हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आई कहेंगे। दैट्स राइट। कहने का मतलब हुआ कि ये आपके पास में एक एटम, उसका ये न्यूक्लियस, उसका ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को आपने इसमें से रिलीज कराना है, तो जो एनर्जी आपको यहाँ से देनी पड़ी
जब एनर्जी आप दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, ये जो आपका एटम है उस एटम पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे वो कौन से स्टेट में आ जाएगा, गैसियस स्टेट में। सॉरी, एटम की सॉरी इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, जिससे इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये लीजिए, तो ये जो एनर्जी आपको देनी पड़ी, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका कोई भी एलिमेंट है, मोस्ट ऑफ मेटल्स होती हैं, क्योंकि मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, इसलिए हमने यहाँ से m लिख दिया है, दैट इज m। इस m को आपने एनर्जी दी, और एनर्जी देने से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल करके बाहर चला गया। यह लीजिए, ये गैसियस था और ये भी गैसियस। अब ये रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को कराने के लिए जो आपने एनर्जी दी है, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी, दैट नॉन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट्स राइट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम जर्नली किस में एक्सप्रेस करते हैं, इट एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल में। तो जब हम डिफाइन करेंगे तो एक एटम नहीं, यहाँ से आपको 1 मोल एटम्स लेने पड़ेंगे, उनमें से आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। दैट्स राइट, किलो जूल पर मोल में। The second ionization enthalpy is the energy required to remove the second most loosely bonded electron. Second ionization enthalpy क्या होगी? Can understand second ionization enthalpy? ये आपके पास एक एलिमेंट या एटम, उसका ये न्यूक्लियस, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे। अब आपने क्या किया है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को एस्केप करा दिया, तो उसके लिए आपने एनर्जी दे दी, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन जाते ही अब ये क्या बच गया, एक पॉजिटिव आयन बच गया। अब इसके अंदर मान लीजिए 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब इनमें से जो सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसको रिलीज कराना है, तो इसको रिलीज कराने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट्स राइट। फिर इसका ये एटम और उसके अंदर केवल मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब इसमें से अगर इस इलेक्ट्रॉन को भी निकालना पड़े तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट्स राइट। अब देखिएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हमेशा ही क्या होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ही ज़्यादा होती है, और सेकंड से थर्ड वाली, थर्ड से फोर्थ वाली। दैट्स राइट। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड to remove electron from an atom and hence ionization enthalpy are always positive। पहली बात तो ये कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये आपको हमेशा देनी पड़ती है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव होती है क्योंकि ये आपको देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब पॉजिटिव नेगेटिव एंथैल्पी का मतलब आगे हम एक और चैप्टर होगा उसमें सीखेंगे थर्मोडाइनेमिक्स में। यहाँ पर आपको याद रखना है ये हमेशा देनी पड़ेगी, इसलिए पॉजिटिव है। द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमेशा हायर होती है देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज आयन देन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, ये हमेशा ज़्यादा होगी और भी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों, समझ पाओगे ऐसा क्यों ज़्यादा होगा, सेकंड वाली ज़्यादा क्यों है? तो बहुत कॉमन सी बात है। ये मान लीजिए कोई एटम है, सपोज कीजिए उसका ये न्यूक्लियस में मान लीजिए 3 प्रोटॉन है, या लीजिए, और उसके अंदर 3 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर, या लीजिए। अब आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, अब आपको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद देखिएगा इसका ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो वो 3 ही हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने बचे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो पहले तो 3 मिल करके 3 प्रोटॉन जो थे वो 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते थे, लेकिन अब 3 प्रोटॉन 2 को ही अट्रैक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या बढ़ गया है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। दैट्स राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले के कंपेयर में और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, इसलिए अब इसमें से अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन को लूज कराना चाहते हो तो जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको देनी पड़ेगी ये और भी ज़्यादा होगी। दैट्स राइट। और फिर देखिएगा, फिर न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो वो 3 ही होंगे, बट इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो अब इस एक को ये तीनों अट्रैक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये और भी क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना चाहते हो तो जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी ये और भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दैट्स राइट। इन द सेम वे द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर द सेकंड एंड सो ऑन, और ऐसा ही होता रहेगा।
द टर्म आयोनाइजेशन एंथैल्पी इफ नॉट क्वालिफाइड इज टेकन एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसी को ही हम किसके रूप में कंसिडर करेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के रूप में कंसिडर करेंगे। चलिए अब फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, कब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, दैट्स राइट, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो एटॉमिक साइज। आप समझ पाओगे सीधा सा, अगर एटम का साइज बहुत बड़ा है तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत डिस्टेंस पर हो गया, अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा तो बहुत इजीली रिलीज हो जाएगा, देन आई क्या होगी, कम होगी, दैट्स राइट। लार्जर द साइज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, लो आई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का अगर पॉजिटिव चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स इट attract electron very strongly, then we required higher energy to release the electron, ठीक है। more the effective nuclear charge, more difficult to remove electrons, so ionization enthalpy high। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता था, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इसका मतलब आउटर शेल पर रिपल्शन फोर्स ज़्यादा लगा है, इट मीन्स वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को बहुत कम फील करेगा, दैट्स राइट। अट्रैक्शन को कम फील करेगा इसका मतलब वो बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। मोर शील्डिंग इफेक्ट इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बाय इनर इलेक्ट्रॉन, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फील करेगा, सो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट्स राइट। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, देखिएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, मान लीजिए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑब्वियसली ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, मान लीजिए पी सब शेल में, और पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो आपको पता है पी में 3 कौन से स्टेट हो गई है, हाफ फील्ड। और मान लीजिए कोई दूसरा एटम है उसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो और उसमें जो कंडीशन है वो है P4 की, तो बताइएगा कहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, यहाँ से, इस ऑर्बिटल से या इस ऑर्बिटल से। तो ये जो ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड स्टेट जो होती है दैट इज मोर स्टेबल, ऐसा हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, मोर स्टेबल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं होगा, और ये हाफ फील्ड भी नहीं है, फुल फील्ड भी नहीं है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा, दैट्स राइट। इसलिए यहाँ रिक्वायर्ड एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, लो आई ही होगी। Removal of electron is more difficult from the element having stable half filled या फिर full filled electronic configuration, so IE हाई हो जाएगा। पेनेट्रेटिंग इफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेनेट्रेटिंग इफेक्ट। देखिएगा कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि ये भाई न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल होगा, सेकंड होगा, थर्ड शेल होगा। अब देखो थर्ड जो शेल होते हैं ना उसमें 3 सब शेल होते हैं, थर्ड का S, थर्ड का P और थर्ड का D। एस जो होता है दैट इज स्फेरिकल, पी होता है डम्बल शेप और डी होता है डबल डम्बल शेप। एस जो होता है ये इन तीनों में, तीनों हैं तो इस थर्ड शेल के, बट इनमें भी जो एस सब शेल है ना बेटा ये न्यूक्लियस के मोर क्लोज होता है। पी जो होता है ये थोड़ा सा डिस्टेंस पर होता है, और डी और भी ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है थर्ड शेल, बट इन थर्ड में भी एस न्यूक्लियस के मोर क्लोज होगा, पी थोड़ा सा दूर होता है और डी बहुत ज़्यादा दूर होता है, दैट्स राइट। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन एस से रिमूव करना चाहते हो और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना चाहते हो तो है तो थर्ड के तीनों, बट थर्ड का डी है ना वो न्यूक्लियस से काफ़ी डिस्टेंस पर होता है, इसकी पेनेट्रेटिंग पावर कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कम अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, यहाँ जेड इफेक्टिव कम होगा। बट 3s के अंदर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो यहाँ जेड इफेक्टिव क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट निकलेगा, यहाँ ईजिली निकलेगा, दैट्स राइट। s इलेक्ट्रॉन आर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस कंपेयर टू p एंड d, ठीक है। वी कैन से दैट s इलेक्ट्रॉन आर मोर पेनेट्रेटिंग टुवर्ड न्यूक्लियस, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर डिफिकल्ट फ्रॉम s कंपेयर टू p एंड d, और p एंड d में से भी p के पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा क्लोज होगा, दैट्स राइट। तो 3s 3p 3d की बात करें तो यहाँ एनर्जी सबसे कम देनी है, यहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा देनी है, ये इनके पेनेट्रेटिंग पावर का ऑर्डर होगा। ये होगा फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग के बाद में नेक्स्ट
वेरिएशन देखते हैं अब हम कि अगर हम लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन जाएं तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर हम बात करें अक्रॉस एक पीरियड के अंदर एक जर्नल ट्रेंड, पीरियड के अंदर हम एक जर्नल ट्रेंड देखें तो पीरियड में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था। तो बताइए फिर आई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मोर अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, न्यूक्लियस के मोर क्लोज होगा, इजीली रिमूव नहीं होगा, तो क्या होता जाएगा, बढ़ती जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, कॉन्सिक्वेंटली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैड more and more tightly, that's right, and the ionization enthalpy increase across a period, that's right, when we going left to right। और अगर हम एक ग्रुप की बात करें, ग्रुप में क्या होगा, ऑन गोइंग इन अ ग्रुप अप टू डाउन साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज, साइज इंक्रीज इट मीन्स इलेक्ट्रॉन मच मोर फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट्स राइट, देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन फील less effective nuclear charge and hence it can release easily, so required energy for releasing this electron is much lesser, it means on going up to down ionization enthalpy continuously decreases in a group, that's right, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी बढ़ता है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है जिससे इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना जो है वो क्या होता है, इजीली हो जाता है, जिससे लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और आईई डाउन जाने पर कम होती है। चलिए हमने वेरिएशन देख लिया है, लेकिन अब और चीज़ें पढ़ते हैं, वो देखिएगा। नोबल गैस, नोबल गैसों की आई क्या होगी, तो हमने कहा कि इधर जाने पर आई क्या होती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। नोबल गैसों की आई, नोबल गैसों की जो आई है ये आई सबसे ज़्यादा होती है। नोबल गैस विच हैव क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन सेल, है ना, एंड वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि फुल्ली फिल्ड सेल होते हैं ना, फुल फिल्ड सेल, फुल फिल्ड, क्लोज का मतलब यहाँ पर फुल फिल्ड सेल है, ठीक है, जिससे इनकी आई जो है हाईएस्ट होती है इन अ पीरियड, एक पीरियड में सबसे ज़्यादा आई किसकी होगी, नोबल गैस की होगी। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स कैन बी कॉरलेटेड विद देयर हाई रिएक्टिविटी। अब देखिएगा एल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं, ऐसा हमने पढ़ लिया है, ये जो एस ब्लॉक होता है इसके अंदर ये जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसकी मेटल्स को एल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है, और इधर जाने पर देखिएगा डिक्रीज होती जाएगी, सॉरी आई इंक्रीज हो रही है, तो इनकी आई सबसे कम होती है क्योंकि इनका साइज सबसे बड़ा होता है। आई बहुत कम होती है, इसका मतलब ये बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, इट मीन्स ये बहुत ईजिली दूसरों से रिएक्ट कर लेते हैं, इसका मतलब इनकी हाईली रिएक्टिविटी होती है। Generally, first ionization enthalpy increase as we go across a period and decrease as we descend in a group. That's right. पीरियड में जाएंगे तो बढ़ेगी और ग्रुप में जाएंगे तो कम होती जाती है, ऐसा हमने जर्नल ट्रेंड में पढ़ लिया है। लेकिन अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आप देखिएगा। कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक्सेप्शन कहीं भी कठिन नहीं लगेगा। देखिएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन, ठीक है, और बेरिलियम, एक बार दोनों की पोजीशन देख लीजिए, ये पीरियोडिक टेबल है इस तरीके से, ठीक है भाई, बेरिलियम होता है यहाँ, बोरोन होता है यहाँ, तो बताइए दोनों में किसका साइज बड़ा किसका छोटा है, बेरिलियम यहाँ, बोरोन यहाँ, तो बोरोन का साइज छोटा है और इधर जाने पर क्या होता है, आई इंक्रीज होती है, तो बोरोन की आई क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि इसकी आई कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, बेरिलियम की आई ज़्यादा होती है थोड़ी सी, इसकी कम होती है, वो क्यों, तो एक बार इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लीजिएगा। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरोन का 5, बेरिलियम का 4 इलेक्ट्रॉनिक बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2, और बोरोन का होगा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1s2 2s2 2p1, दैट्स राइट। अब देखिएगा इसके अंदर ये न्यूक्लियस होगा, इसमें प्रोटॉन्स बैठे होंगे इसके, उसके बाद फर्स्ट शेल होगा, उसके बाद होगा सेकंड शेल,
1 के s में 2 है और सेकंड के s में 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स राइट, सेकंड के s में 2 इलेक्ट्रॉन। और बोरॉन के अंदर क्या होगा, ये बोरॉन के अंदर न्यूक्लियस होगा, 1 का फर्स्ट s होगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये सेकंड होगा, सेकंड के s में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के p में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है वो इलेक्ट्रॉन निकालना है 2s2 से, 2s2 से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको कहाँ से, 2p1 से। तो बताइए यहाँ s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ p से निकलेगा, तो दोनों में से s2 है, s2 कौन सी स्टेट है, फुल फिल्ड स्टेट है, जबकि p1 ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है। तो कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, याद रखेंगे। और मोर स्टेबल इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा। दूसरा, ये सेकंड का s, ये सेकंड का p, यहाँ इलेक्ट्रॉन s से, यहाँ p से। तो आपको पता है s वाला जो होता है इसकी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है, तो ये न्यूक्लियस के मोर क्लोज हो गए इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ये p न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर रहेगा, दैट्स राइट, इसके इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे, इसलिए इन पर जेड इफेक्टिव कम लगेगा, यहाँ जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ एक तो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा पेनिट्रेशन पावर हाई है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे, इसलिए यहाँ रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ क्या होगी, कम होने वाली है। इसलिए इसकी IE होनी कम चाहिए थी, बट ये ज़्यादा होगी, जबकि ये क्या होगी, कम होगी। दैट्स राइट। रीजन क्या होगा, रीजन देख लीजिएगा, BE के अंदर 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इसमें 2p से निकलेगा। S इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्ट टू द न्यूक्लियस मोर देन P, क्योंकि S की पेनिट्रेशन पावर हाई है। द पेनिट्रेशन पावर ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन 2p इलेक्ट्रॉन, हैंस 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्ड फ्रॉम द nucleus by the inner core of electron than 2s electron of beryllium. Therefore, it is easier to remove the 2p electron from boron compared to the removal of 2s electron from beryllium. Thus, boron has a smaller first IE, ठीक है, देन बेरिलियम। और यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ से भी याद रखेंगे, 2s2 फुलफिल्ड है, जबकि 2p1 कैसा है, नाइदर फुलफिल्ड और नॉर हाफ फिल्ड, कोई सा भी नहीं है, इसलिए सो इट इज़ मोर स्टेबल। पेनिट्रेशन पावर एक तो इसकी ज़्यादा है, दूसरा मोर स्टेबल, इसलिए यहाँ से इजीली नहीं जाएगा, तो हाई एनर्जी, यहाँ कम एनर्जी, जबकि होना ऐसा चाहिए था, दैट्स राइट। इस तरीके के बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। चलिए नेक्स्ट और एक्सेप्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन। अब एक बार दोनों का कंडीशन या दोनों की पोजीशन देख लीजिए पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, देखिएगा। ऑक्सीजन जो होता है और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको पता है पहले आता है, यहाँ पर कौन से ग्रुप में आता है, 15 ग्रुप में, नाइट्रोजन पहले आता है यहाँ पर 15 ग्रुप में, और ऑक्सीजन यहाँ पर आता है 16th ग्रुप में। ऑक्सीजन आपको पता है नाइट्रोजन कंपैरेटिवली बड़ा होगा, ऑक्सीजन छोटा होगा। तो बताइए IE किसका ज़्यादा होना चाहिए, ये स्मॉलर साइज का है, तो यहाँ IE होना चाहिए ज़्यादा, जबकि यहाँ IE होना चाहिए कम। बट ऐसा नहीं होता, पूरे 15-16 ग्रुप में ऐसा नहीं होता, हमेशा होना तो क्या चाहिए था, 16 ग्रुप की IE ज़्यादा होना चाहिए, बट होती किसके, 15 ग्रुप की IE 16 से ज़्यादा होती है, पूरे ग्रुप में ही ऐसा होता है। नाइट्रोजन इसमें नहीं है, नाइट्रोजन से नीचे फास्फोरस या सल्फर होगा, इनमें भी ऐसा ही लगने वाला है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, तो देखिएगा इसका लॉजिक क्या होगा। तो एक बार दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। ये इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, सेकंड के अंदर 1s2 2s2 2p3, और ये इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड शेल, फर्स्ट के अंदर 1s2, सेकंड में 2s2 2p4। अब इसको एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से 2p3 से, और यहाँ निकलेगा 2p4 से, तो यहाँ भी p से और यहाँ भी p से, तो p की तो पेनिट्रेशन पावर बराबर है, बट ये क्या है, ये p3, और p3 कौन से स्टेट होती है, दैट इज हाफ फिल्ड स्टेट, जो कि कैसी होगी, मोर स्टेबल।
जबकि P4 ना तो हाफ फील्ड स्टेट है और ना कैसी है, फुल फील्ड स्टेट है, दोनों में से कैसी भी नहीं है। दैट्स राइट। इसलिए ये क्या होगा, ये 4 से 3 में इजीली कन्वर्ट होना चाहेगा, 4 से 3 में इजीली कन्वर्ट होना चाहेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देगा, बट ये नहीं करेगा। दैट्स राइट। इसलिए किसकी IE हायर होगी, नाइट्रोजन की या 15 ग्रुप की IE कैसी होगी, हायर होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन का ये है, ऑक्सीजन का ये है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जाने वाला है या यहाँ से जाने वाला है। दैट्स राइट। और ये कैसा है, हाफ फील्ड होने से मोर स्टेबल होगा। ठीक है, 2p ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, कॉन्सिक्वेंटली इट इज ईजर टू रिमूव फ्रॉम 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन देन टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन 2p। दैट्स राइट। लेकिन ये फैक्टर ना कह करके ज़्यादा बेटर फैक्टर कौन सा है, बिकॉज P3 स्टेट इज हाफ फील्ड एंड मोर स्टेबल, बट P4 लेस स्टेबल। इसलिए अब यहीं पर ही एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, वो सुनिएगा। वो क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर हम दोनों के सेकंड IE की बात करें, दोनों के किसकी बात करते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें। सेकंड IE का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, एक एक चला गया। अब अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालें और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालें, तो अब कौन सी IE ज़्यादा होगी, तो देखिएगा नाइट्रोजन 7 नंबर पे होता है, 1s2 2s2 2p3, ये तो नाइट्रोजन का। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल दिया यहाँ से, तो ये बन गया N पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही कंडीशन क्या हो गई, 1s2 2s2 एंड 2p2 हो गया। ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, 8 का क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। अब आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया O पॉजिटिव, तो एक यहाँ से निकाल दिया। अब कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p3। अब आप क्या करना चाहते हो, सेकंड IE, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आप बनाना चाहते हो N पॉजिटिव 2, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बनाना चाहते हो O पॉजिटिव 2। तो अब जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा वो निकलेगा 2p2 से, और यहाँ निकलेगा 2p3 से। बोलिएगा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो 2p2 और 2p3 में p3 कैसी है, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड है तो कैसी होगी, ये होगी मोर स्टेबल। दैट्स राइट। और मोर स्टेबल है तो इसलिए यहाँ रिक्वायर्ड एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेकंड जो IE है वो किसकी ज़्यादा होगी, वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की कम होगी। बट फर्स्ट IE जो होगी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी। दैट्स राइट। इस तरीके से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन IE से रिलेटेड। इस तरीके के दुनिया भर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो आपकी NCERT बुक का एक प्रॉब्लम है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है ऑफ द थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सोडियम की दी हुई है। सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इतनी, मैग्नीशियम की इतनी, तो देखिए मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। ठीक है, अब सिलिकन की भी दी हुई है, सिलिकन की इतनी। ठीक है, अब वो किसकी पूछ रहा है, एल्यूमिनियम की पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम की कितनी होगी, और दो वैल्यू है कि इतनी या इतनी सॉरी, इनमें से इतनी होगी एल्यूमिनियम की या इतनी होगी। इट मीन्स अगर यहाँ 575 होता है 575, तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम हो गई। दैट्स राइट। और यहाँ 760 होता है 760, इसका मतलब इसकी मैग्नीशियम से ज़्यादा हो गई। तो एल्यूमिनियम की जो है वो मैग्नीशियम से कम होगी या ज़्यादा होगी, तो एक बार चेक कर लीजिए। मैग्नीशियम से जस्ट ऊपर होता है बेरिलियम, और एल्यूमिनियम से जस्ट ऊपर होता है बोरोन। हमने बेरिलियम और बोरोन में कंपेयर किया है, किसकी ज़्यादा होती थी, बेरिलियम और बोरोन में होनी इसकी ज़्यादा चाहिए थी, बट होती इसकी ज़्यादा है। दैट्स राइट। पेनिट्रेशन पावर और हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेट। उसी तरीके से सेम ऐसे क्या होगा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करोगे तो किसकी ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी देन एल्यूमिनियम। और ये बात समझ में, और मैग्नीशियम की इतनी है तो इसकी क्या होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। इट मीन्स कौन सी करेक्ट है, ये वाली करेक्ट है, ये वाली रॉन्ग है। दैट्स राइट। इट विल बी मोर क्लोज टू 575 किलोजूल पर मोल। ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम।
दैट्स राइट, बिकॉज इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस द 3s इलेक्ट्रॉन। दैट्स राइट, जो फैक्टर हमने बेरिलियम और बोरॉन में लगाया वही सेम कहाँ लगने वाला है, वही सेम यहाँ पर लगने वाला है। दैट्स राइट। चलिए अब सुनना, देखो एक और क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर बनाएं बेटा, सोडियम की फर्स्ट आई आपके पास में है, मैग्नीशियम की फर्स्ट आई आपके पास में है, किसकी ज़्यादा है, फर्स्ट आई ई, तो वो सोडियम की कम है, मैग्नीशियम की ज़्यादा है। बट मैं कहूँ नहीं सेकंड आई बताओ मुझे, तो सेकंड आई किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड आई का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो देखिएगा क्या होगा, सोडियम ये होता है, इधर लिखूं सोडियम ये होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 11, 11 का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। बट आपने फर्स्ट आई ई तो कर ली, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल चुके हो, Na पॉजिटिव बन गया 1s2 2s2 2p6। या लीजिए मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम का 12 है 1s2 2s2 2p6 3s2। दैट्स राइट, ये मैग्नीशियम हो गया है। अब आप मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। यह लीजिए, अब सेकंड आई का मतलब है यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकाल के बनाना है Na पॉजिटिव 2 और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के बनाना है Mg पॉजिटिव 2। बताइएगा कहाँ आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखिए जैसे ही सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, ये बन गया, और ये किसका होता है कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है नियोन का। तो Na पॉजिटिव जो है वो नियोन जैसा हो गया, नोबल गैस जैसा हो गया, इसमें पूरा सेल फिल्ड हो गया, दैट इज मोर स्टेबल। जबकि मैग्नीशियम में ये कंडीशन बनी हुई है। दैट्स राइट। तो अब अगर आप इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो इसका मतलब नियोन से एक इलेक्ट्रॉन और निकाले, और नियोन तो नोबल गैस हो गया है, तो इसका तो फुलफिल्ड सेल हो गया है, इसलिए ये मोर स्टेबल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी आई ई बहुत ज़्यादा होगी, इसकी आई ई कम होगी। तो फर्स्ट आई ई तो किसकी ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम की। बट अगर मैं सेकंड आई ई की बात करूँगा तो फिर वो सोडियम की ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की कम होगी। दैट्स राइट। तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न करके फिर कंपैरिजन करके समझ के इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिएगा, ये हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसको कहेंगे, कौन कौन सी होती है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जनरल ट्रेंड क्या होता है कि पीरियड में क्या होती है और ग्रुप में ये क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की है। और फिर इसमें कहाँ का एक्सेप्शन आते हैं, तो हमने कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं, बस उनको हमें सॉल्व कराना चाहिए। तो सीधा जहाँ कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कोई ना कोई फैक्टर वहाँ पर लगेगा, और फैक्टर आपको अप्लाई करना है और आप आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।